हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मुंडे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। In this video, we are going to discuss the RTP that has been given by the institute for upcoming CA Inter May 24 examinations. Okay, so RTP के जो income tax के objective questions है that we are going to discuss one by one with detailed solutions and analysis. First, let us also go through the study edition that is important. So as I have already covered the statutory update, you can view it on the channel. It has been uploaded. I'll share the link along with this video as well. आपका जो मॉड्यूल 31st of October तक का है, that is the amended module. उसके बाद के जितने भी applicable amendments आप लोगों के syllabus में है, that has been given as a part of your statutory update, which we have already covered. Now in this, they have given the revision test paper, that is practice questions. So let us start one by one. First, try to solve these on your own, and if you have any issues, you have this solutions to access. But I would suggest, because अब एग्जाम्स पास में है, तो खुद से पहले कोशिश करें, एंड फिर आप कहीं पर भी अगर अटकते हैं तो देन आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर आकाश, एज्ड 47 इयर्स। ये जो सब चीजें होती है मैंने देखो हाईलाइट करके रखी है, ये चीजें एग्जाम में पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मिस्टर आकाश इंडिविजुअल है, एज्ड 47 ईयर, सीनियर सिटीजन नहीं है, है ना, बिकॉज यू नो बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो कि सिर्फ सीनियर सिटीजन्स पे लगते हैं, रेसिडेंट्स पे लगते हैं, है ना। सो व्हेन यू आर रीडिंग अ क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दीज माइन्यूट डिटेल्स that are already given in the question that help you to solve the question. चलो, during the year he has earned the following income. सैलरी हुई है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। जब पढ़ रहे हो क्वेश्चन तब ऐसे नहीं पढ़ना है कि हाँ चलो रीड कर लिया। इंग्लिश के अनसीन पैसेज में भी हम बहुत ध्यान रख रख के पढ़ते थे, तो ये तो फिर टैक्सेशन है। सो व्हेन वी आर रीडिंग द क्वेश्चन, पे अटेंशन टू व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन। सैलरी 45 लाख, ठीक है, ये लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी, एसटीटी पेड, ऑटोमेटिकली थिंग्स शुड कम टू योर माइंड कि मतलब ये 112A से रिलेटेड लग रहा है हमको, है ना। सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू कंसिडर। सो ऐसे छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते रखते चलोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होता जाएगा। सेविंग बैंक एंड फिक्स डिपॉजिट, अगेन ATTTA TTB, बट TTB इसको मिलेगा नहीं क्योंकि ये सीनियर सिटीजन नहीं है ना। चलो, Mr. Akash has made the following payments towards medical insurance, तो ATD मेडिकल प्रीमियम दिया है खुद का और स्पाउस का by check. ATD में प्रीमियम is not allowed in cash, like it's allowed by any mode other than cash, है ना, तो वो ध्यान रखना है। प्रीवेंटिव चेकअप इज अलाउड इन कैश, तो वो ठीक है। मेडिकल प्रीमियम फॉर हिज मदर 65, सीनियर सिटीजन हो गई तो 50,000 तक चला जाएगा। कहीं जब क्वेश्चन साइलेंट है तो यू हैव टू अज्यूम रेसिडेंट, ठीक है, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं इंफॉर्मेशन है अज्यूम रेसिडेंट। Mr. Akash also incurred medical expenses by credit card of 17,000 for the treatment of mother and 27,000 for his father who is 67 years. अब मदर की ऑलरेडी मेडिकल इंश्योरेंस है तो एक्सपेंडिचर का अलग से आपको कोई डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। फादर का 27,000 है, which we assume that he does not have a medical insurance policy, तो we can claim। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो एक्सपेंडिचर वाला अलाउड होता है वो। He has multiple life insurance policies. There is an amendment in relation to life insurance. आप लोगों ने अगर statutory update देखी होगी तो एक amendments के उसमें आपको properly पूरा detail explanation मिलेगा। As I always say, RTPs and examinations में आपके amendments बहुत important होते हैं। अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कब वो 1010D में एग्जेम्प्ट है कब नहीं है, उसमें देयर हैव बीन अमेंडमेंट्स एंड इन दिस पर्टिकुलर ईयर एज वेल देयर इज एन अमेंडमेंट। सो जरूर ये चीज एक बार आप रेफर करें कि ये आपका कवर किया है या नहीं अपनी अमेंडमेंट्स। आई विल बी डिस्कसिंग अलोंग विद दिस क्वेश्चन ऑब्वियसली, बट आपको पहले से भी प्रोविजंस पता होने चाहिए। सो बेसिकली इन दिस केस 5 अलग अलग पॉलिसीज आपको दे रखी है, सबकी डेट्स है। जो डेट्स हाईलाइट करी है मैंने वो अमेंडमेंट पीरियड से पहले की है, सो टेक्निकली हमारे लिए कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए जो अमेंडमेंट पोर्शन है उसके लिए ये रेलेवेंट नहीं है। बाकी सारे पॉलिसीज दिए हैं आपको, प्रीमियम दिया हुआ है
और कंसिडरेशन दिया है एंड सम अश्योर्ड दिया है। आई हैव कैलकुलेटेड सी 10% जो 80C का कंडीशन होता है 10% से कम है। सारी पॉलिसीज का इशू डेट जो है वो 10% वाली कैटेगरी में आता है, सो 10% से हमारा कम है ना, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स गिवन अबव, choose the most appropriate answer. Which of the following life insurance policies would be eligible for exemption in respect of maturity proceeds? Choose the option most beneficial to Mr. Akash. So whenever you are going through, first we need to know 1010D में से क्या क्या बाहर किया गया है। 1010D says maturity is exempt, but 1010D बोलता है कि अगर आपका सम अश्योर्ड के स्पेसिफिक परसेंटेज से ऊपर है 10%, 15%, 20% डिपेंडिंग ऑन द डेट ऑफ पॉलिसी, तो आपका 1010D का एग्जेम्पशन जो है वो हटा दिया जाएगा। तो वो कंडीशन यहाँ पर नहीं है, हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट है एक यूलिप वाला कंडीशन है जो 2.5 लाख वाला, एक आप कैपिटल गेन हेड में पढ़ते हो, वो भी यहाँ पर नहीं लगेगा बिकॉज यूलिप कहीं मेंशन नहीं है, सो वी अज्यूम इट इज नॉट अ यूलिप। तीसरा जो अमेंडमेंट हुआ है अभी हमारे पीरियड में 5 लाख वाली जो कंडीशन है कि अगर प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है then the maturity shall be taxable. So even if it is within that 10% limit, but if it exceeds the specific amount, that is 5 lakh, then in that particular case you have to check this, you have to keep in mind कि आपका जो amount है वो taxable हो जाएगा। So basically in this case what you need to consider is कि वो 5 लाख वाला कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रहा क्योंकि 2.5 लाख लगेगा नहीं और 10% वाला हमने चेक कर लिया। Now in that condition what they say is इंडिविजुअल पॉलिसी का प्रीमियम अगर नहीं भी है ज्यादा तो भी अगर कंबाइन करके हो रहा है तो भी टैक्सेबल होगा, लेकिन इन दैट केस टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, है ना। ये हमने अगेन वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन स्टैट्यूटरी अपडेट। सो लेट अस डिस्कस क्या दिया हुआ है यहाँ पर 1010D में क्या क्या एग्जेम्पशन मिलेगा। सो लेट अस फर्स्ट अरेंज आपकी मैच्योरिटी कि कौन से साल में क्या मैच्योर हो रहा है। आपको अलग अलग ईयर दिया हुआ है, देखो एक्स का मैच्योर और एक्स तो एग्जेम्प्ट है ही सही, एक्स तो उस पीरियड में ही नहीं आता है तो एक्स तो एग्जेम्प्ट ही है ना। अपने को चेक करना है वाई जेड और ए में से, तो अब इनकी सबकी मेच्योरिटी आपको दी है, हमने तीनों को अरेंज कर लिया कि पहले कौन सी मेच्योर हो रही है, फिर कौन सी मेच्योर हो रही है, फिर कौन सी मेच्योर हो रही है ना। सो अब y जो है वो 32 में मेच्योर हो गई। अज्यूम करते हैं हमने यहाँ पर एग्जेम्पशन ले लिया क्योंकि ये 3 लाख था, है ना, तो 5 लाख क्रॉस नहीं हो रहा था, इधर हमने एग्जेम्पशन ले लिया, 36 लाख हमने एग्जेम्प्ट कर दिया। फिर y पे आए, जैसे ही हम y पर आए तो हमारा जो वो है अमाउंट है वो जुड़ करके जो है वो 5 लाख के ऊपर चला गया। क्यों 5 लाख के ऊपर चला गया? क्योंकि ये दोनों पॉलिसीज जो है वो हमारी साइमल्टेनियस टाइम पे ऑपरेशन में है, मतलब एक पर्टिकुलर ईयर में आपने इन पॉलिसीज के लिए साथ में पेमेंट किया है ना, पॉलिसी इशू से लेके मैच्योरिटी तक। सो अगर आप इनको क्लब करते हो ए का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं y और z देखती हूँ तो y और z क्लब किए जा सकते हैं and I can claim exemption of both y and z. So basically what will happen, I have already claimed y exempt, so 3 लाख का मेरा बेनिफिट जा चुका है, अब मेरे पास 2 लाख की मार्जिन बची है, वो मैं z के लिए यूज कर सकती हूँ, a के लिए यूज नहीं कर सकती, therefore मेरा ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट ये टैक्सेबल हो जाएगा। सो इंडिविजुअली भले ही 5 लाख के ऊपर नहीं है बट एग्रीगेट एक्सीड हो रहा है, इसीलिए ये टैक्सेबल हो रहा है। सो बेसिकली व्हाट यू विल से व्हिच इज एग्जेम्प्ट, so the amount that is exempt will be x, y and z. The policies which are exempt are x, y and z. तो x तो हमने बात करी ली, exempt ही है, और y और z, है ना। अगर तुम a को exempt करने जाते हो, क्यों हम ए को भी एग्जेम्पशन ले सकते हैं, वो चलो आगे क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें ऑलरेडी ये पॉइंट डिस्कस हुआ है, देन आई विल एक्सप्लेन इट। सो अभी के लिए समझ आया है ना एक्स वाई जेड। नेक्स्ट क्या बोला है, देखो व्हाट वुड बी योर आंसर इफ आकाश सरेंडर्ड LIC A in 2627 and claimed exemption under 1010D in respect of such LIC. This is only for the purpose of this MCQ. तो उसने 2627 में एग्जेम्पशन ले लिया, है ना। 2627 में वो 2.5 लाख वाला अपना स्लैब ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुका है और 30 लाख का एग्जेम्पशन ले चुका है। अब आपके पास बैलेंस सिर्फ 2.5 लाख बचा है। जब हम पॉलिसी देखें तो एक्स तो चलो बाहर ही है, वाई का प्रीमियम 3 लाख है और जेड का प्रीमियम 2 लाख है।
अगर आप ये 2.5 लाख वाला यूटिलाइज कर लेते हो तो आप इसको क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज देन एग्रीगेट गोज लाइक क्रॉसेस द लिमिट ऑफ 5 लाख, बट यू कैन क्लेम दिस क्योंकि ये आपका विद इन लिमिट रहेगा। तो 2 लाख के प्रीमियम वाला आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हो, दैट 28 lakhs कैन बी क्लेम, बट वाई विल नाउ बिकम टैक्सेबल। सो इफ ए इज सरेंडर्ड और उसका एग्जेम्पशन अगर आप पहले क्लेम कर चुके हो तो फिर आप सिर्फ जेड क्लेम कर सकते हो। तो देन आपका जो मतलब अलाउेबल कौन से हो गए, एक्स, जेड एंड ए, वाई विल देन बिकम taxable। आ रही है बात समझ में? So basically what you are supposed to check if question is given कि whichever is most beneficial to the assessee, you have to check कि मेच्योरिटी, पहले तो ऑब्वियसली आप मेच्योरिटी के अमाउंट पे देखोगे कि सबसे ज्यादा एग्जेम्पशन कैसे मिल रही है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मेच्योरिटी है 36 लाख की। 36 लाख अगर आप एग्जेम्प्ट करते हो तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप जेड को क्लेम कर सकते हो। अगर आपका सपोज ये 36 होता और ये 30 होता, एंड इफ you would have taken a decision कि हम ए को एग्जेम्प्ट करते हैं बिकॉज वो मैक्सिमम 36 लाख है, फिर उसके बाद क्या होता, उसके बाद आपको ऑप्शन होता सिर्फ जेड का, वाई का नहीं होता। तो देन यू हैव टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिवली कि कौन से ऑप्शन में बेस्ट पॉसिबल हमको बेनिफिट मिल रहा है ना। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक द डिसीजन। अगेन दिस ऑल आई हैव कवर्ड इन स्टैट्यूटरी अपडेट, दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ केसेस, यू कैन आल्सो revise that once if you want and then solve these cases, है ना। चलो, what would be the amount of deduction available to Mr. Akash under chapter 6A if he has exercised the option to shift out of 115 BAC? Simple है, deduction तो हम निकाल लेंगे। So 80C है, 80D है, TTA है ना। So let us calculate what all deductions are available। 80C हमारे पास already है data, we have claimed LIC है हमारे पास, है ना। सो वी कैन क्लेम LIC ऑफ 80C। तो 80C हमारे पास है 1,50,000। देन 80D में लेट अस सी। सो 80D में हमारा जो अमाउंट है, हमने प्रीमियम का पेमेंट किया हुआ है, कहाँ गया, हाँ, हमने प्रीमियम का पेमेंट किया है खुद के लिए। सो दिस 13,500 कैन बी क्लेम्ड। देन हमारे केस में वी हैव मैक्सिमम ऑफ 25,000 एंड पेरेंट्स के केस में वी हैव मैक्सिमम ऑफ 50,000। प्रिवेंटिव चेकअप दोनों का मिला के 5,000 अलाउड होता है ना। तो 5,000 अपना तो मिल जाएगा पूरा, फिर भी हम 25 तक नहीं पहुंच रहे हैं, दैट मेक्स इट टू 18,500। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पेरेंट्स का। तो 65 ईयर्स 26,670 मम्मी का मिल जाएगा। मम्मी का एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा, पापा का एक्सपेंडिचर ले लेते हैं, दोनों मिलाकर के 26,670 प्लस 27,000 हमारा 50,000 क्रॉस हो गया। तो प्रिवेंटिव का स्कोप वैसे ही नहीं बचता है ना। तो हम 50,000 इधर लेते हैं प्लस 18,500 इधर लेते हैं। तो 50,000 प्लस 18,500 इज 68,500 टोटल हमको जो 80D में मिलेगा। 60 कितना बोला मैंने, 68,500 यहाँ पे लिख लेते हैं, 68,500 है ना। और हमारे पास TTB नहीं है क्योंकि हम सीनियर सिटीजन नहीं है, लेकिन हमारे पास TTA है विच इज मैक्सिमम अप टू 10,000। तो हमने इंटरेस्ट इन 16,000 का है, बट 10,000 तक का मैं TTA क्लेम कर सकती हूँ। इन अ लॉट ऑफ केसेस TTA हम मोस्टली भूल जाते हैं, तो वो हमेशा ध्यान रखना है कि TTA हमको नहीं भूलना है ना। तो 228,500 ऑप्शन देख लेते हैं, यस 228,500। So the amount which is allowable as chapter deduction under chapter 6A will be 228,500. Now what is Mr. Akash's tax liability under the default tax regime? Default tax regime मतलब यहाँ पर BAC का डिडक्शन नहीं मिलेगा, है ना। तो शुरुआत करते हैं, कितना हमारा टोटल इनकम आएगा। सो टोटल इनकम we have to calculate head wise। salary 45 lakhs as per AY 24-25, even if you are claiming the new regime that is 115 BAC, you can claim standard deduction that has been allowed, है ना, amendment हुआ है। So again we can claim benefit of 50,000 here। So this is our salary, taxable salary। long term capital gain 6,54,000। इसमें क्या होता है, आपका एड पूरा होगा टैक्स कैलकुलेशन के समय 1 लाख का रिडक्शन हो जाएगा, है ना। अदर सोर्सेज में जो जो इनकम है एज इट इज हमने ऐड कर दिया 12,16,000 एंड दिस। सो टोटल इनकम दैट यू हैव इज 63,65,000। नाउ व्हेन यू आर गोइंग फॉर न्यू रेजिम, लो चैप्टर 6 से विल बी अलाउड। सो नाउ इसके ऊपर आपने
कैलकुलेट किया 6,54,000 पे 112A, दैट मींस 1 लाख के ऊपर जितना है उस पर 10% से टैक्स लगेगा. सो वी कैलकुलेटेड टैक्स. बैलेंस के ऊपर नए रेट से टैक्स लगाना है. 0 से 3 लाख नो टैक्स, 3 से 6 5, 6 से 9 10, 9 से 12 15, 12 से 15 20%, and more than 15 lakhs 30%. Accordingly, if you apply these slab rates, you get a tax of 14 lakh 13,300 on the residual income. तो 1413300 प्लस आपका नॉर्मल जो कैपिटल गेन का टैक्स है, टोटल टैक्स, क्योंकि हमारी इनकम 50 लाख के ऊपर है, भूलना नहीं है, सरचार्ज है ना. तो टोटल इनकम क्योंकि सरचार्ज हमारा लग रहा है, सो वी विल ऐड 10%. मार्जिन रिलीफ नहीं मिल रहा है, यू कैन प्रैक्टिस एंड ट्राई इट, बट यू आर नॉट गेटिंग अ मार्जिन रिलीफ इन दिस केस. Plus 4% का cess gives us a tax liability of 1680190. Tax liability is always rounded off to the nearest multiple of 10, है ना. So 1680190 will be the tax if the assessee opts for new alternative, like that is alternative tax regime, default tax regime. What is Mr. Akash tax liability? अगर वो opt out करता है, simple chapter 6 से deduction लगा दो और आपका स्लैब पुराना वाला लगेगा, 2.5 लाख 5 लाख वाला, है ना. सो टोटल इनकम तो वो की वो ही रहेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों जगह अलाउड है. माइनस करा मैंने जो ऊपर चैप्टर 6 से निकाला था, 61,36,500. 112A is same again, whether you are claiming for old or new. So 112A का टैक्स उतना ही रहेगा. 54,82,500 में हम पुराने रेट से टैक्स निकाल लेते हैं. So that is 1457250 plus 55,400 plus again surcharge because it is more than 50 lakhs plus 4%, 173,0470 rounded off to the nearest multiple of 10 will be your answer, right? So this is what will be the tax liability of Mr. Akash. So this is the whole concept. LIC maturity वाला जो topic है, that is again part of the amendment. So please go through it once, and then if you have any doubts, let me know. चलिए, hardly 2-3 MCQs और है, कर लेते हैं ना. This is not a case scenario, तो obviously जल्दी हो जाते हैं. Mr. Anil started business of manufacturing tables. February 24 में शुरू किया उसने काम. Follows mercantile system. ABC से खरीदा है. Again a part of amendment of 43B. A new clause has been added. The new clause states that if you are paying to an micro or small enterprise, then in that particular case you can claim benefit only if the amount is paid as per the agreement, or if there is no agreement then you have to pay it within a period of 15 days. So specifically यहाँ पर दिया हुआ है any sum, clause number H is now newly inserted, any sum payable by assessee to micro or small enterprise beyond the time limit specified in the section 15 of the micro, small and medium enterprises. So basically in that particular case we have to check whether it is done in the time limit or not. So let us see क्या दिया हुआ है. माइक्रो एंटरप्राइज है, 15 फरवरी को खरीदा, विद इन 30 डेज ये अग्रीमेंट है. विद इन 30 डेज हमने पे कर दिया, हाँ 15 फरवरी से लेकर के हमने विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज वी हैव टू चेक if it is paid or not. Now in this case it is not paid within 30 days, but if you see it has been paid during that particular year, so yes 5 lakhs is allowed as deduction. Small enterprise कोई agreement नहीं है तो 15 दिन तक का आपके पास टाइम होता है, लेकिन इस केस में आपने जो पेमेंट किया है वो लेट भी है और अगले साल है, नो डिडक्शन कैन बी क्लेम. In case of medium enterprise, this clause is not applicable. So ये आप normal mercantile basis पे deduction ले सकते हो. So 5 plus 8 total deduction allowed will be 13 lakhs, है ना. चलो question number 7. Mr. Sunil took an education loan, again a part of amendment, LRS education loan on 1st of July from State Bank of India, Mumbai for his son's MBA. Remitted the same amount which is an authorized dealer under LRS. Education loan में किया है. He further remitted 2 lakhs on 15th of October for his son's personal expenditure out of his savings, not related to education, है ना.
Mumbai, which is an authorized dealer, also remitted 6 lakhs on 28th of March under LRS for sister's medical treatment. Sunil has furnished undertaking. So basically LRS में क्या amendment हुआ है, overseas का इसमें कुछ नहीं है. So I am just talking about LRS. LRS में there is an amendment with effect from 1st of October. As we all know, we have all discussed this, that in this case, your rate has been increased from 5% to 20%, except in case of education, education loan and medical treatment. If you are remitting a fund in excess of 7 lakhs under LRS, except for these purposes, then the TCS shall be applicable at 20% after 1st of October, right? So इसने जो remittances करे हैं देखते हैं हम. 7 लाख का थ्रेशोल्ड कॉमन है, हमने गाइडलाइंस भी पढ़ी है, गाइडलाइंस में क्लियरली मेंशन्ड है 7 लाख इज अ कंबाइंड थ्रेशोल्ड. सो 1 जुलाई को आपका 7 लाख का पहले ही क्रॉस हो गया, 8 लाख आपने करा. अब जो भी रेमिटेंस आप करोगे उस पर एप्लीकेबल रेट से टीसीएस लगेगा. तो अगर वो एजुकेशन है तो 5%, लोन से है तो 0.5, मेडिकल है तो 5, और अगर अदर पर्पस है तो बिफोर अक्टूबर 1st ऑफ अक्टूबर 5% एंड आफ्टर 1st ऑफ अक्टूबर और उसके बाद 20%, है ना, इन एनी अदर केस. तो देखते हैं 1 जुलाई को जो गया है वो एजुकेशन लोन से गया है. 7 लाख के ऊपर जितना भी है उस पे 0.5% से टीसीएस होगा. 15 अक्टूबर तुम्हारा 1 अक्टूबर निकल गया. पर्सनल एक्सपेंसेस है, एजुकेशन रिलेटेड नहीं है, 2 लाख पे 20% बिकॉज 7 lakh is exceeded. And the last one is medical purpose, even though after October, but there is no change in rate in medical education purposes, so 5%. So total TCS applicable will be this much. So 0.5 on 1 lakh, 20% on 2 lakhs for son's personal expenditure which is not related to education. अगर education से related होता तो 5% हो जाता, 6 lakhs per 5 because it is medical treatment, है ना. चलो लास्ट, मिस्टर गर्ग, एज्ड 45 years and a resident in India. Total income of 5,70,000, resident in India, comprising of long-term capital gains 112, long-term under 112A and short-term capital gain under 111A. Other income 2.5 lakh, ठीक है. Compute is tax liability under the default tax regime. Very good question. चलो solve करते हैं. So पहले special rate tax लगा देते हैं पूरा. तो 70,000 20% से टैक्स होएगा. 1.5 लाख इन एक्सेस ऑफ 1 लाख 10% से टैक्स होएगा. 1 लाख 15% से टैक्स होएगा. अदर इज 2.5 लाख. नाउ वी हैव डिस्कस्ड दैट इन केस ऑफ रेसिडेंट्स and in case of individuals HUFs, if the unexhausted basic exemption limit is there, you can adjust it against the special rate capital gain incomes. अगर हम DAC फॉलो करते हैं तो हमारा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज 3 lakhs, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज. और यहाँ पर हमारी अदर इनकम कितनी है, 2.5 लाख. मतलब मेरा 50,000 जो है वो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बाकी है जो मैं इन इनकम्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकती हूँ. नाउ ये 50,000 किसके अगेंस्ट एडजस्ट करना है ये प्योरली मेरा डिसीजन है, ठीक है, असेसी के ऊपर है. बट दिमाग से अगर हम सोचे, मतलब हम प्रैक्टिकली सोचे तो क्या करना चाहिए, उस इनकम के अगेंस्ट सबसे पहले एडजस्ट करना चाहिए जिसका टैक्स रेट सबसे ज्यादा है, राइट. सो 70,000 इज टैक्स्ड एट 20%, बाकी 10 और 15. तो हम क्या करेंगे, इस अनएग्जॉस्टेड लिमिट को 70 से एडजस्ट करके बचे हुए 20,000 पे 20% टैक्स लगाएंगे. इन 112A यू हैव एन एग्जेम्पशन ऑफ 1 लाख, बचे हुए पे 10% 5,000 and 15,000 on 1 lakh. This is your total tax liability. Now, if you see your total income was 2,50,000 plus 2,50,000 plus 70, that is 5,70,000. As per the new regime, that is BAC, as per our assessment year, the limit for rebate has been extended up to 7 lakhs, right? तो 7 लाख की इनकम तक आप रिबेट क्लेम कर सकते हो, टैक्स पेबल और 25,000 whichever is lower. तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमारा टैक्स पेबल आ रहा है 24,000 which is within the limit of 25,000. तो जल्दी जल्दी में हम क्या करेंगे, टैक्स पेबल 0, टैक्स पेबल नील, टिक कर दो, आगे बढ़ो. नहीं, ध्यान से 87A की रिबेट का एक एक्सेप्शन होता है. इट इज नॉट अलाउड अगेंस्ट द इनकम ऑफ 112A.
सो टेक्निकली आप बाकी के लिए रिबेट ले सकते हो, बट 5,000 के लिए रिबेट नहीं मिलेगा. सो आपका बाकी टैक्स रिबेट में 0 हो जाएगा, बिकॉज यू आर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड योर इनकम इज अप टू 7 lakh. You are not supposed to pay tax on the other income, but in case of this 5,000 आपको इसके ऊपर सेस के साथ टैक्स पे करना पड़ेगा. आ रही है बात समझ में? सो ये बारीकियों से पढ़ना शुरू करें क्वेश्चंस. इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, हमने सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से ही उठाई. बट व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, all these minute details should be there in your mind so that you are able to solve it correctly. Okay, so go through these questions, solve these questions once, and if you have any doubts with respect to this or any other topic, if you're feeling that you need a kind of revision or something, anything, I would be happy to help you out. All the very best for your examinations. Practice a lot and do feel free to contact in case of any issues.